बुशिंग एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। ये जो बुशिंग है, बुशिंग का काम है ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन को प्रोवाइड करना और टू मेंटेन ए सेफ ऑपरेशन। बुशिंग जो है, बुशिंग का जो कॉस्ट है वो खाली 2 से 6% ही रहता है ट्रांसफार्मर की कॉस्ट का, बट इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द ट्रांसफार्मर बिकॉज फेलियर ऑफ ए बुशिंग लीड्स टू failure of a complete transformer. So there are number of transformer players in India and globally. There are hundreds of them, but there are handful of independent bushing manufacturer players globally. And उनमें से एक इंडियन प्लेयर है जिसका नाम है यश हाई वोल्टेज, जिससे कि रिसेंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है. Actually, I've been looking for some time a company in the power sector transmission because पावर सेक्टर में डिमांड बहुत हाई है और जितनी भी पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, चाहे वो केबल कंपनी हो, केबल वायर कंपनी हो, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हो या फिर टावर बनाने वाली कंपनी हो, पिछले 1.5 से 2 साल में कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है. और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी पावर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है और आने वाले टाइम में, जैसा कि भारत सरकार का टारगेट है कि 500 गीगावाट जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करनी है रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए भी सरकार को 2030 तक ज़रूरत है कि 8.5 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. सो आई मीन देयर आर नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया जो कि 2 साल के लिए फुल्ली बुकड हैं, 1.5 से 2 साल के लिए फुल्ली बुकड हैं. दे हैव देयर ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट 2 years. एंड सेक्टर में डिमांड को देखते हुए बहुत सारी जो ट्रांसफार्मर कंपनी है उन्होंने अपना फर्दर कैपेक्स भी अनाउंस किया हुआ है सेक्टर में. सो वैसे तो जो ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर कंपनीज़ हैं दे आर इंटीग्रेटेड प्लेयर्स, कि वो ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं और उसमें लगने वाला जो दूसरा मटेरियल है जैसे बुशिंग्स हुई वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर्स करते हैं. बट देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स लाइक यश हाई वोल्टेज जो कि ट्रांसफार्मर तो नहीं बनाता लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए बुशिंग्स बनाती है. सो कंपनी जो है वो 2 तरह की बुशिंग्स बनाती है, OIP बुशिंग्स और RIP बुशिंग्स. OIP बुशिंग्स मीन्स ऑयल इम्प्रेगनेटेड पेपर बुशिंग्स और RIP बुशिंग्स मीन रेजिन इम्प्रेगनेटेड पेपर बुशिंग्स. सो ये 2 तरह की जो बुशिंग्स है जो ट्रांसफार्मर में मेजरली यूज़ की जाती है. इसमें से जो RIP बुशिंग्स है उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है बिकॉज ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम है. दूसरा कि ये ऑयल लीकेज प्रूफ है. सो इस वजह से जो RIP बुशिंग्स है उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है. जो कंपनी है वो OIP बुशिंग्स को डोमेस्टिकली भी इंडिया में भी सेल करती है और उसका एक्सपोर्ट भी करती है. बट जो RIP बुशिंग्स है, RIP बुशिंग्स को खाली वो इंडिया में ही सेल करती है क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. बिकॉज जो कंपनी है वो जो RIP कोर है RIP बुशिंग्स के लिए वो स्विट्ज़रलैंड और चाइना से इंपोर्ट करती है और इसकी वजह से बिकॉज इनकी जो ये मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज नहीं है वो उसके ऊपर एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है. सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो RIP बुशिंग्स है उसमें ज़्यादा मार्जिन है, वो हाई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है. सो अभी कंपनी ने रिसेंटली अपना IPO किया था और IPO में जो उन्होंने फंड रेज़ किया वो इसी वजह से किया था कि जो कंपनी है वो इंडिया में अपना एक प्लांट लगाना चाहती है जिसमें वो जो RIP बुशिंग्स का जो कोर है, जो उसके लिए रॉ मटेरियल है जो स्विट्ज़रलैंड और चाइना से इंपोर्ट करती है, उसको वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगी. उससे कंपनी को 2 एडवांटेज होंगे. नंबर 1, कंपनी का जो फ्राइट कॉस्ट है वो बचेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी कंपनी को और कंपनी उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फिर उसके बाद कंपनी जो है अपनी RIP जो बुशिंग्स है उसको
बहुत सारी कंपनी में फर्दर एक्सपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में ज़्यादा मार्जिन है डोमेस्टिक मार्केट की तुलना में। सो कंपनी का जो ग्रोथ ट्रिगर है, एक तो वही कि भाई कंपनी जो है अपना RIP बसिंग्स को मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज कर लेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट में कंपनी के जो मार्जिन है वो यहाँ से फर्दर इम्प्रूव होंगे। दूसरा, कंपनी पिछले कुछ सालों से लगभग 30 से 35% से ग्रो कर रही है, और कंपनी का फर्दर अगले 5 सालों के लिए गाइडेंस है कि वो 30% से अगले 5 सालों में 30% के कैगर से ग्रो करेगी। सो रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस भी हैं कंपनी। 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो 150 करोड़ है, और कंपनी का टारगेट है कि रेवेन्यू को बढ़ा के 400 से 500 करोड़ करने का FY30 तक। कंपनी ने जो टोटल कैपेक्स किया है नए प्लांट के लिए वो 90 करोड़ का है, जिसमें से 30 करोड़ उन्होंने FY25 में कर चुके हैं, बाकी जो बचा है वो FY26 में करेंगे, और जो प्लांट है उनका वो कमर्शलाइज हो जाएगा मार्च FY26 तक। बट वहाँ से जो मेजर रेवेन्यू है वो FY27 तक ही मटीरियलाइज होगा, बिकॉज स्टार्टिंग के पीरियड में प्लांट का अप्रूवल प्लस प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह चलेंगे। इसके अलावा अब हम कंपनी के कुछ टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कंपनी एक SME कंपनी है, और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ है। कंपनी एक रिच वैल्यूएशन पे है, 49 के आसपास कंपनी का PE है। कंपनी के बैलेंस शीट पे लगभग 22 करोड़ का डेट है। पिछले 5 साल का कंपनी का जो ROC है वो 41% है, ROE 5 साल का 29 है। तो ROC और ROE अच्छे हैं कंपनी के। डेट टू इक्विटी 0.15 है। इसके अलावा कंपनी में कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर है वहाँ से कंपनी का 80% रेवेन्यू आता है, और अगर कंपनी का कोई की कस्टमर लूज़ हो जाता है तो वहाँ से कंपनी के रेवेन्यू पे एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स प्लस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स हैं, जो कि आने वाले टाइम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मटीरियलाइज हो सकते हैं, जिसका असर भी कंपनी के रेवेन्यू पर देखने को मिल सकता है। सो फाइनली ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी SME है, सो ये एक बहुत ही रिस्की बेट है, और इसको ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको आप बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।